हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस क्लासेस में। ये शिक्षा अधिगम की 1 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा है जो सर्वेक्षण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो ये 3 होते हैं, जिसमें प्रेषक होता है, संदेश होता है, ग्राही होता है। ये 2015 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो प्रेषक होता है, संदेश, ग्राही होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। तो प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यान में होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है परीक्षण से क्या अभिप्राय है। ये परीक्षण का पूछा है, तो परीक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में परिवर्तन आ जाए। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो परीक्षण से क्या अभिप्राय है, तो आप लिखेंगे परीक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना या कौशल विकसित करना जिसमें विशेष कार्य में परिवर्तन आ जाए। इसका ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया है ताकि आप कम वर्ड्स में अच्छे से आंसर्स दे पाए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण होता है, बाल प्रधान शिक्षण होता है। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण में क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण में होता है या शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, बाल के प्रधान शिक्षण क्या होता है, तो इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता होती है बालक की प्रधानता होती है। इसमें बाल प्रधान शिक्षण पूछते तो बाल प्रधान में होगी बालक की प्रधानता होती है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण होता है मनोवैज्ञानिक होता है, शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खेल पर आधारित 2 शिक्षा विधियों के नाम लिखिए। तो जैसे कि खेल पर पूछे तो लिख लीजिए खेल पर आधारित शिक्षा विधियां निम्नलिखित होती हैं, जैसे कि खेल विधि, किंडरगार्टन विधि होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्ले विद मेथड या किंडरगार्टन मेथड होता है। ठीक है, इसके बाद 6 क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यटन विधि का प्रयोग किन किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है, मतलब लाभदायक है, वही लाभप्रद है। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, तो इसमें लीजिए इस विधि का लाभ इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल विज्ञान आदि के विषयों में लाभदायक है। इसके बाद 7 क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। तो अब शिक्षण कौशल के लिए पूछ रहा है परिभाषा, तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डार्विन के अनुसार। एक उठा लिया हमने, डार्विन का उठा लिया, तो डार्विन के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। तो ये भी एक शिक्षण कौशल की परिभाषा होगी। जैसे कि अब फिर से मैं रिपीट करें, डार्विन के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित, तो समायोजित होता है, समायोजित मतलब जोड़ देना, समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। इसके बाद 8 क्वेश्चन क्या पूछा है, श्याम पट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन में। तो श्याम पट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। तो लिख दीजिए उत्तर है अक्षरों की समष्टि होती है, जिसमें 2 अक्षरों के बीच समुचित स्थान, और तीसरा लिख दीजिए 2 शब्दों के बीच समुचित स्थान। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है कि अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त हो, मतलब कि जो आकार हो, जो पीछे बैठा हो छात्र हो उसको दिखे स्पष्ट रूप से आपका लिखा हुआ अक्षर। इसके बाद 9 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 क्वेश्चन पूछा है कि स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। तो स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या किसी शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है, एक या कला विचारों को स्पष्ट करता है। हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो पढ़ने में। स्पष्टीकरण या उद्देश्य विचारों को एक प्रकार का स्पष्ट करना है, या फिर बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानता हो। ये होगा स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है, या कला विचारों को स्पष्ट करता है। स्पष्टीकरण उद्देश्य विचारों को एक प्रकार का स्पष्ट करना होता है, बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर सके और जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानता हो। इसका 10 क्वेश्चन क्या पूछा है कि पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, पुनर्बलन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो पुनर्बलन क्या होता है, तो पुनर्बलन होता है धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन। 3 प्रकार के होते हैं। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पूछे पुनर्बलन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें देखिए, अथवा करके चाहे ये बताइए चाहे बताइए। तो मैं पहले बताता हूँ पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं। तो पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन या छात्रात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन के भी 2 रूप होते हैं, जिसमें पहले का होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। ठीक है, इसमें देखिए पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, पुनर्बलन प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें तय आपको लिखना है। ठीक है, लिखना क्या, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन होता है, दूसरा होता है छात्रात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन होता है, या इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन के भी 2 रूप होते हैं, जिसमें शाब्दिक अशाब्दिक।
ठीक है। इसका 11 क्वेश्चन पूछा है, सूक्ष्म शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षा को परिभाषित कीजिए पूछा है, 2015-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। मतलब थोड़े टाइम पर उस क्लास में जो अल्प समय पर थोड़े समय पर आप लघु त्रिपंच को सरलतापूर्वक बता सकें। सूक्ष्म शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा प्रक्रिया उस सरलीकृत लघु रूप से होता है जिसमें थोड़े छात्रों वाली कक्षा होती है, सामने अल्प समय में संपन्न किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद 12 क्वेश्चन पूछा है कि विज्ञान शिक्षा में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी और क्यों? प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी? क्वेश्चन है ये इतना। तो उत्तर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी और क्यों? प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है? तो उत्तर होगा विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसाधन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। फिर से आंसर में रिपीट कर रहा हूँ। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। ठीक है। जो इसकी पीडीएफ होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहां पर जाकर आप सारी क्लासेस की पीडीएफ नोट सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने एक पासवर्ड लगा रखा है, तो उसका जो पासवर्ड होगा वो आप जैसे स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस डालेंगे आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसके बाद 13 क्वेश्चन पूछा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताइए, अथवा अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? 3 क्वेश्चन है इसमें, एक ही इसका आंसर एक ही होगा। पहले क्वेश्चन क्या पूछा? अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताइए, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? तीनों का एक ही आंसर होगा। इस शब्द की संरचना में 3 शब्द होते हैं, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित से तात्पर्य से ज्ञात करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, स्तर का आशय उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। ठीक है। फिर से आंसर में रिपीट कर देता हूँ। इस शब्द की संरचना में 3 शब्द होते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? तो इस शब्द की संरचना में 3 शब्द होते हैं, अपेक्षित, अधिगम, स्तर। देखिए, अपेक्षित अधिगम और स्तर, अपेक्षित अधिगम और स्तर। अपेक्षित से क्या तात्पर्य? तो अपेक्षित से तात्पर्य से ज्ञात करना होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, स्तर का आशय उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है, स्तरों से लगाया जाता है। इसके बाद 14 क्वेश्चन सफेशर से की परिभाषा लीजिए। 15, 16, 17, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सफेशर की एक परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर होगा सफेशर दो व्यक्तियों के माध्यम से बातचीत करने का माध्यम है। 2 व्यक्तियों के मध्य भाव, विचारों तथा अन्य तत्वों का आदान प्रदान सफेशर कहलाता है। फिर से सुन लीजिए। सवेशर 2 व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। 2 व्यक्तियों के मध्य जो विचार या आदान प्रदान होता है उसे सवेशर कहलाता है, कहा जाता है। ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि पूछे सवेशर की परिभाषा लीजिए, तो सवेशर 2 व्यक्तियों के मध्य से बातचीत करने का माध्यम है। 2 व्यक्तियों के मध्य भाव, विचारों तथा अन्य तथा आदान प्रदान जो होता है उसे सवेशर कहलाता है, कहा जाता है, होता है। 15 क्वेश्चन पूछा, शिक्षक के किन्हीं 2 शिक्षा सूत्रों के लिखिए। 18, 19, 22 में पूछा गया। तो शिक्षक के किन्हीं 2 शिक्षा सूत्र को लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप? सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर 2 होते हैं। शिक्षक के किन्हीं 2 शिक्षा सूत्र क्या होते हैं? ये पूछेगा क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे? सरल से जटिल की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, क्योंकि सरल से जटिल जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। इसका जो 16वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये इसमें सिर्फ 1 से 15 तक मैंने क्वेश्चन लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसकी आगे की क्लास आपको मेरे चैनल मिल जाएगी। आपको जैसे ही इस क्लास को ज्यादा लाइक करेंगे तभी आपको जल्दी से क्लास की नेक्स्ट क्लास जल्दी से मिलेगी। और जो 16 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुस्तरीय जो कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? ये 15, 18 और कहाँ पूछा गया है? हाँ, 15, 18, 19 में पूछा गया। तो जो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षा किसे कहते हैं? तो बहुस्तरीय होता है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षा से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्ति रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती हो। मतलब कि उनको बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तित्व रुचियां, मतलब कि उनके किसमें रुचि है, क्या उनको पसंद है, क्या ज्यादा मतलब वो पढ़ते हैं या उनको रुचि या व्यक्तित्व रुचि है, तो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, उसको बहुस्तरीय कक्षा शिक्षा कहा जाता है। ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मैं आंसर 16 को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय।